हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, इनके बारे में आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि तत्व कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम तत्व को पढ़ेंगे कि तत्व होता क्या है। वे छोटे से छोटा पदार्थ जिससे क्या है, छोटे से छोटा कण जिससे पदार्थ बनता है, वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। इन्हीं तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं धातु की, यानी कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को देकर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तीसरा, ये कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है, परंतु मरकरी कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं क्या होती है? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी भी एक धातु है। ये अपवाद है। ये क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु कौन कौन सी होते हैं? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन आदि। और धातु तत्संक्रांत श्रेणी में आप जानते होंगे, संक्रांत श्रेणी में सबसे अधिक क्या होती है? तत्धातुओं की संख्या होती है। उसके बाद अधातु होते हैं, उसके बाद उपधातु होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक चमक, मेटेलिक लेजर। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं पर लेप या पॉलिश करके उनकी सतह को क्या चमकदार बनाया जा सकता है। यानी कि धातु क्या होती हैं? अपने शुद्ध रूप में क्या होते हैं? धातुओं की सतह जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? चमकदार होती है। जितनी भी धातु होती है ना, उनकी सतह चमकदार होती है। और है ना, धातुओं पर क्या होता है? कई बार धातुओं पर लेप करके, पॉलिश करके उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक है, अब बात करते हैं धातु के दूसरा भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, धातुओं के दूसरे भौतिक गुणधर्म के बारे में अब हम बात करते हैं। ऊष्मीय सुचालकता दूसरा गुणधर्म है इसका। धातुओं का दूसरा गुणधर्म है ऊष्मीय सुचालकता। ठीक है, धातु ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, लेकिन लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। इस चैप्टर में आपको अपवाद देखने को मिलेंगे और आप अपवादों को आपको याद करना है, क्योंकि देखो इसमें क्या बताया गया है। धातु ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, लेकिन सिल्वर एवं कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। और लेड और मरकरी ये भी धातु है, लेकिन ये ऊष्मा के क्या है? कुचालक हैं। ये एक अपवाद है। ठीक है, आपको याद रखना है, लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है, धातु होते हुए भी ये अपवाद है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, विद्युत की सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, आसानी से विद्युत को अपने अंदर प्रवाहित होने देती हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं और आसानी से ये क्या है? विद्युत को अपने अंदर, यानी कि विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे कि चांदी, उदाहरण के लिए चांदी, तांबा विद्युत के सबसे अच्छे क्या है? सुचालक है। अब बात करते हैं अधात्वर्धता। अधात्वर्धता धातुओं का चौथा गुण। ठीक है, अधात्वर्धता की बात करते हैं हम। कुछ धातुओं को क्या होता है? पीट कर धातु की पतली चादर बनाई जाती है, यानी कि धातुओं को पीट कर उनकी एक पतली सी चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अधात्वर्धता कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी सबसे अधिक अधात्वर्धीय धातु हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी क्या है? सबसे अधिक अधात्वर्धीय धातु है। अब बात करते हैं हम तन्यता, यानी कि धातुओं का पांचवा गुणधर्म क्या हो गया? तन्यता। तन्यता की बात करते हैं हम। कुछ धातुएं खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। ठीक है,
उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम, उदाहरण में आप देख सकते हैं 1 ग्राम सोने से क्या होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार क्या है, खींची जा सकती है। ठीक है, बनाई जा सकती है, यानी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुओं का तन्यता वाला गुण है। अब बात करते हैं धातुओं का कौन छठा गुण, कठोरता, हार्डनेस। ठीक है, आमतौर पर धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। आप देख सकते हो सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम ये अपवाद हैं। ये कैसी धातु होती है, कोमल धातु होती है। इनको क्या है, चाकुओं से काटा जा सकता है। सातवां गुणधर्म गलनांक, यह वह ताप जिस पर धातु अपने ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे धातु का क्या है, गलनांक कहते हैं। धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं, जैसे कि कॉपर धातु का गलनांक देखो कितना है, यहाँ पे कितना दिखाया गया, 1058 LCS। भंगुरता, अब बात करते हैं भंगुरता, यानी कि धातुएं समानतः कठोर होती हैं जिस कारण इनमें भंगुरता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। जैसे जिंक, ये हथौड़ा मारने से क्या है, टूटती नहीं है, ये होती है भंगुरता। अब 9वां पॉइंट, ध्वनि। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर आवाज़ निकलती है जिसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहा जाता है। धातुओं को पीटने पर क्या है, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, उनको किसी कठोर और सतह से टकराने पर क्या है, विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, अब धातुओं के रासायनिक क्या है, अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में बात करते हैं। सबसे पहले धातुओं की वायु से क्रिया, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। धातुओं का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। ये क्या करती हैं, वायु से दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, देखते हैं धातु क्या है, धातु प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने रिएक्शन करा, क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया ना। दूसरा, जब कॉपर को वायु के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना देता है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो क्या है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के कॉपर ऑक्साइड का इसने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया ना। अब देखो, कुछ धातुएं ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड। अब देखो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन यानी कि जल क्या करते हैं, जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। सोडियम और जल ने मिलकर क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बना दिया। पोटेशियम प्लस जल ने मिलकर क्या कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार बना दिया। तो इसमें क्या बताया, कुछ धातुएं ऑक्साइड जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार बनाते हैं। समझ आ गया होगा आपको। अब नोट देखो, सोडियम व पोटेशियम धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यानी कि सोडियम व पोटेशियम धातु जो होती हैं वो तेजी से अभिक्रिया करती हैं, बहुत तेज अभिक्रिया करती हैं। इनको हम खुले में नहीं रख सकते, इनको खुले में रखने पर ये क्या है, आग पकड़ लेती है। इनको इसलिए किस में रखा जाता है, इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। एल्यूमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है क्योंकि ये धातु ऑक्साइड व क्षारक व अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके जल देते हैं। देखो, अब उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम का वायु की उपस्थिति, ये रहा एल्यूमिनियम, इसका क्या है, वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती हैं। ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है क्योंकि ये धातु ऑक्साइड क्षारक व अम्ल दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ये रहा क्षार अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके बना दिया ना जल। अब देखो नोट, एनोडीकरण किसे कहते हैं। एल्यूमिनियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर धातु वायु से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाती है जो इसे संक्षारण से बचाती है। संक्षारण आगे हम पढ़ेंगे कि संक्षारण कहते किसे हैं। तो यानी कि एल्यूमिनियम धातु को वायु में खुला छोड़ने पर धातु वायु से क्रिया करके एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बनाती है जो इसे क्या है, संक्षारण से बचाती है। ठीक है, इस प्रकार का विद्युत अपघटन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है।
अनोडीकरण कहलाती है। अब धातुओं की जल से अभिक्रिया, बात करते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, धातुओं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं तथा जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु प्लस जल, इन्होंने क्या करा, अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस जल बना दिया। धातु प्लस ऑक्साइड प्लस जल में घुलकर क्या करा, धातु ऑक्साइड बना दिया। आप उदाहरण में देख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ये क्रिया इतनी तेज करती हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती हैं वो ठंडे जल के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि ये क्रिया जब ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है ना इनके द्वारा क्रिया के दौरान, तो वो क्या, हाइड्रोजन गैस भी उससे जलने लगती है। ठीक है, ये इसमें देख सकते हो आप, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड, इसमें आप देख सकते हो, देखो एक मिनट, इसमें आप देख सकते हो सोडियम प्लस जल, इन्होंने क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के H2 गैस निकाल दी और ऊष्मीय ऊर्जा निकाल दी। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो। अब है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद लिनोलिक एसिड। ठीक है, सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें बताया गया सभी धातु अम्लों से क्रिया करके क्या, हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण बनाती है। तो धातुओं ने अम्लों के साथ क्रिया करके, धातुओं ने क्या करा, अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करा, धातु लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस निर्मित कर दिया। यही तो बताया गया है ना। उदाहरण में आप देख सकते हैं, धातुओं की तनु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। जब धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो धातु क्लोराइड तथा क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, धातु प्लस HCl इज इक्वल टू धातु क्लोराइड प्लस H2। अब बात करते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं हम। धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को क्या है, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं सक्रिय धातु, जैसे कि इसमें देखो पोटेशियम, जैसे कि धातुओं की हाइड्रोजन से जो ऊपर उपस्थित होती हैं वह धातुएं क्या है, सक्रिय, और जो हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित होती हैं वो अक्रिय धातु कहलाती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का है यहाँ पे, ये रहा हाइड्रोजन, इससे जितनी भी ये ऊपर धातु है ना, ये सारी धातुएं ये क्या है, सक्रिय है। और जो हाइड्रोजन से जो जितनी भी नीचे धातुएं होंगी ना, ये जो हाइड्रोजन से जितनी भी ये नीचे धातुएं, ये क्या है, अक्रिय धातु। यही तो कहा गया है उस पॉइंट में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये पॉइंट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन में भी अधात्विक गुण होते हैं, परंतु इसकी विद्युतात्मकता होने के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातु कहते किसे हैं। ठीक है, अधातुओं की बात करते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, उसमें क्या है, विद्युत का चालन करते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु, लेकिन अधातु क्या बताया गया है कि ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। उसमें तो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते थे, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसमें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म की। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म की हम बात करते हैं। अब सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धात्विक चमक, आपने पढ़ा होगा, उसमें भी चमक के बारे में बताया गया था। उसमें बताया गया था कि धातुओं की क्या होती है, धातु हमेशा की सतह चमकदार होती है। जितनी भी धातु है तो उनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। लेकिन इसमें क्या बताया, अधातुओं में कोई भी विशेष चमक नहीं होती। इनकी सतह कैसी होती है, मलिन होती है। जैसे कि उदाहरण सल्फर जैसे धातुओं में कोई भी चमक नहीं होती। अब धातुओं में तो क्या होता था,
धातुओं में तो चमक होती थी, इसमें क्या है, चमक नहीं होती है, चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन अपवाद के रूप में आप देख सकते हो, अपवाद के रूप में इसमें क्या है, आयोडीन अधातु है, लेकिन आयोडीन व ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये फिर भी चमकीले होते हैं। इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता। अधातु विद्युत तथा ऊष्मीय की कुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस, सल्फर दोनों अधातु है, दोनों के द्वारा ही विद्युत तथा ऊष्मीय चालन नहीं किया जाता है। नोट, कार्बन एक अधातु है पर कई रूपों में पाई जाती है। ये कई रूपों में पाई जाती है, जिसे अपरूप भी कहते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी कार्बन एक अधातु है और ये कई रूपों में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। भंगुरता, उसमें क्या, भंगुरता की बात करते हैं तो ठोस अधातुओं को पीटने से ये चादर में नहीं बदलती, क्योंकि ये भंगुर होती है, यानी कि इनको हथौड़े से पीटने पर इनके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं। भंगुरता की बात करते हैं हम, ठोस धातुओं को पीटने पर भी उनको क्या है, चादर, उनकी पतली चादर नहीं बनाई जाती है, लेकिन उसमें क्या है, लंबी एक पतली चादर बनाई जा सकती थी। इसको हथौड़े पर पीटने से क्या है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है वो छोटे छोटे, और धातुएं जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटती थी, ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं अतन्यता। उसमें क्या था, तन्यता का गुण पाया जाता था। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं को खींचने पर क्या है, खींचने पर वो क्या है, लंबे तार में परिवर्तित हो जाती थी। लेकिन इसमें अतन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या है, धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसमें तन्यता की कमी होती है और भंगुरता के कारण ये खींचने पर टूट जाती हैं। धातुएं तो खींचने पर टूटती नहीं थी, उसमें 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लेकिन अधातुओं में क्या होता है, तन्यता की कमी होती है और ये मतलब इसको जब खींचते हैं तो ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब बात करते हैं कठोरता। अधिकांश ठोस अधातु हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस कोमल होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती है। अधिकांश अधातुएं कैसी होती हैं, कोमल होती हैं। धातुएं तो कठोर होती हैं, अधातुएं कोमल होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती है। मतलब कुछ धातुएं जो होते हैं अपवाद के रूप में, वो कैसे होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, अधातु है लेकिन फिर भी सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। छठा, गलनांक। गलनांक की बात करते हैं तो अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। उदाहरण गैलियम व सीजियम धातुओं का गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखते ही पिघलने लग जाते हैं। और धातुओं के गलनांक तो क्या है, कितने अधिक होते थे धातुओं के गलनांक, लेकिन अधातुओं के गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। इनको क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, यानी दो अधातुएं गैलियम व सीजियम इतना कम होता है इनका गलनांक तो कि हथेली पर रखते ही ये क्या होने लग जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि। अधातुओं का गुण ध्वनि। उसमें क्या है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या होती थी, विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करती थी, लेकिन जिसे ध्वनिक कहते थे। इसमें क्या, धातु अध्वनिक होती हैं, इन्हें हथौड़े से पीटने पर भी कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। उसमें तो ध्वनि उत्पन्न होती थी किसी भी कठोर सतह से टकराने पर, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी ध्वनि नहीं होती है, कोई भी ध्वनि नहीं निकलती है, ठीक है, कोई भी ध्वनि नहीं निकलती है इसमें तो, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है, धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातुओं की प्राप्ति होती कहाँ से है, ठीक है। बात करते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है वहाँ से मुख्य धातुओं का ये क्या है, मुख्य स्रोत है, यहाँ से हमें क्या है, धातुएं प्राप्त होती हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं, यानी कि समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं। खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब बात करते हैं अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण। बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है, यानी कि धातु यौगिकों से शुद्ध धातु
धातु यौगिकों में से शुद्ध धातुओं की जो प्राप्ति होती है वो धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। कुछ धातुएं भूपर्पटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ उनके यौगिक के रूप में मिलती हैं। कुछ तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं और कुछ क्या उनके छोटे छोटे यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम जो सब सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं जो होती हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कि उदाहरण गोल्ड, सोना, चांदी, ये क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। कॉपर तथा सल्फाइड, कॉपर तथा एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रिया होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। यानी कि जो सबसे ऊपर पाई जाती हैं, सबसे कम यानी सबसे ऊपर पाई जाती हैं वो तो क्या है, क्रियाशील नहीं होती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु जैसे कि जिंक, फेरस, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अनेक धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। इसके कारण ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता तथा पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तत्वों के उनके अयस्कों के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांटे जाते हैं। कौन कौन सी? निम्न अभिक्रियाशीलता, मध्यम अभिक्रियाशीलता और उच्च अभिक्रियाशीलता धातुएं। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र धातु, यानी कि मिश्र धातु कहते किसे हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। बात करते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु को बनाने के लिए सबसे पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है तथा इसके बाद एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। मिश्र धातु को बनाने के लिए सबसे पहले तो मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, इसके बाद दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मतलब ना ज़्यादा ना कम, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया। यदि मिश्र धातु में कोई धातु पारद है तो मिश्र धातु अमलगम कहते हैं। तो अगर मिश्र धातु में कोई धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं शीशा, टिन, मिश्र धातु का नाम सोल्डर है, ठीक है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। शोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि शोल्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मिश्र तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।